ताऊजी की सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। वहीं छुटकी की शादी भी हंसी खुशी संपन्न हो चुकी थी। हर तरफ जश्न का माहौल था। अब सब लोग शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे। सूरज ने गाड़ी स्टार्ट की और परिवार के लोग सामान समेटने लगे। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक पुरानी मोटरसाइकिल दिखाई दी। उस पर मिश्रा जी थे, जो खुशी से झूमते हुए चले आ रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ कहे सूरज और ईशा का हाथ पकड़ा और दोनों को साथ खड़ा कर दिया। अचानक मिश्रा जी ने एक कैप और एक आधिकारिक दस्तावेज ईशा के हाथ में थमा दिया। बधाई हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपका सपना पूरा हो गया। पूरा परिवार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब हुआ। न किसी ने ईशा को तैयारी करते देखा था, न किसी परीक्षा की चर्चा सुनी थी। सूरज भी अवाक खड़ा था। ये कैसे संभव हुआ? उसने भावुक होकर पूछा। ईशा की आंखें नम हो गई। वह धीरे से घुटनों के बल बैठी और कैप सूरज के सामने रख दी। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते, उसने कहा, तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। फिर उसने वो राज बताया जो सालों से उसके दिल में छिपा था। जब वह सूरज के साथ काम कर रही थी, तभी उसने ठान लिया था कि जिस तरह सूरज ने अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन किया, वह भी एक दिन ऐसी सफलता हासिल करेगी जिस पर सूरज गर्व कर सके। दिन हो या रात, ईशा लगातार मेहनत करती रही और सबसे खास बात यह थी कि सूरज को पता भी नहीं चला कि उसकी बातें, उसका अनुशासन और उसका सोचने का तरीका ईशा के लिए सबसे बड़ी तैयारी बन चुके थे। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। वह ईशा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ईशा मुस्कुरा दी। अभी नहीं, उसने कहा, जब मैं पूरी वर्दी पहनकर वापस आऊंगी तब। सूरज हंस पड़ा। अगर तुम्हें गले लगाने के लिए 7 जन्म भी इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। फिर सूरज ने जमीन से कैप उठाई और बड़े सम्मान के साथ ईशा के सिर पर पहना दी। लेकिन इस खुशी के साथ एक नई चुनौती भी उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ सूरज को अपने शहर की जिम्मेदारियां संभालनी थी, तो दूसरी तरफ ईशा को 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के लिए जाना था। अब सवाल ये है, क्या ये दूरी उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, या फिर ईशा अपने प्यार के लिए अपने सपनों से समझौता कर लेगी? गांव के चौपाल में आज ऐसा ही एक भयानक दृश्य तैयार किया गया था। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। बीच में लाल लाल जलते अंगारे बिछे हुए थे और हर किसी की निगाहें ईशा और छुटकी पर टिकी हुई थी। ताऊ जी के चेहरे पर अजीब सी जीत वाली मुस्कान थी। उन्होंने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया था कि अगर ईशा और छुटकी खुद को पाक साफ साबित करना चाहती हैं, तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। छुटकी डर से कांप रही थी। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी छोटी बहन जैसी छुटकी का हाथ मजबूती से पकड़े खड़ी थी। बुआ जी भी गुस्से में ताऊ जी का साथ दे रही थी। अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो आग पर चलने में डर कैसा? बुआ जी ने कठोर आवाज में कहा। गांव के कई बुजुर्ग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन कोई ताऊ जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी ताऊ जी आगे बढ़े। उन्होंने ईशा को जबरदस्ती अंगारों की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। पूरा गांव सांस रोककर यह दृश्य देखने लगा। लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे चौपाल में गूंज उठी। बस, सभी लोग पीछे मुड़े। गांव के रास्ते से सूरज तेज कदमों से आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर आग थी और कदमों में तूफान। जैसे ही सूरज वहां पहुंचा, उसने ईशा को संभाल लिया और अपने पीछे खड़ा कर दिया। फिर ताऊ जी की तरफ देखते हुए गर्जा, मेरी पत्नी और मेरी बहन की इज्जत पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। ताऊ जी ने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूरज चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने सबके सामने ताऊ जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक एक करके उनके झूठ उजागर होने लगे। इतने में ताई माँ भी वहां पहुंच गई। सालों से चुप रहने वाली ताई माँ आज पहली बार अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने ताऊ जी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया था तुमने, ताई माँ गर्जी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सूरज ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंच गई। ताऊ जी पहली बार डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी साजिश अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। भीड़ को चीरते हुए छुटकी के होने वाले ससुर सामने आए। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने सच कबूल कर लिया। हमने रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा था, हमें ताऊ जी ने भड़काया था। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। अब हर कोई ताऊ जी को घूर रहा था। सालों से सम्मान का मुखौटा पहनकर घूमने वाले इंसान का असली चेहरा सामने आ चुका था और यहीं से शुरू हुई उनकी बर्बादी। ताऊ जी की साजिश का पर्दाफाश होते ही गांव का माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले तक उनकी बातों पर भरोसा कर रहे थे, वही अब उन्हें घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। बुआ जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपने ही परिवार पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वह सबसे पहले छुटकी के सामने गई, घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझे माफ कर दो बेटी। छुटकी भी रो पड़ी। माँ बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद बुआ जी ईशा के पास पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। ईशा ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। उस पल पूरा परिवार भावुक हो गया। उधर पुलिस ताऊ जी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। ताऊ जी बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे। सूरज ने कानून का सहारा लिया और आखिरकार पुलिस ताऊ जी को हथकड़ी पहना कर ले गई। जाते जाते भी ताऊ जी सूरज को घूर रहे थे, जैसे कोई नई साजिश उनके दिमाग में चल रही हो।
लेकिन फिलहाल गांव में खुशियां लौट आई थी। सबसे बड़ी खुशी थी छुटकी की शादी। दूल्हे का परिवार अपनी गलती मान चुका था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और रिश्ता दोबारा जोड़ने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा गांव सज गया। घर में गीत गूंजने लगे, रिश्तेदार आने लगे और लंबे समय बाद परिवार में सच्ची मुस्कान दिखाई देने लगी। शादी वाले दिन छुटकी लाल जोड़े में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। बुआ जी अपनी बेटी को देख देख कर रो रही थी। सूरज बार बार बहन को देखकर भावुक हो जाता। ईशा पूरे परिवार को संभाल रही थी, हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए। शाम होते होते बारात पहुंच गई। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। रस्में शुरू हुई, फेरे हुए और आखिरकार छुटकी अपने नए जीवन की तरफ बढ़ गई। विदाई का समय आया। सूरज ने बहन को गले लगाया। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन यह खुशी का आंसू था, क्योंकि इस बार छुटकी अपनी मर्जी और सम्मान के साथ विदा हो रही थी। शादी खत्म होने के बाद सबको लग रहा था कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक और बड़ा सरप्राइज तैयार कर चुकी है। और वो सरप्राइज था ईशा। शादी के अगले दिन पूरा परिवार शहर लौटने की तैयारी कर रहा था। सूरज ने गाड़ी स्टार्ट की। सब लोग सामान रख रहे थे। तभी दूर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। मिश्रा जी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर नाचते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वे सीधे ईशा के पास पहुंचे। फिर उन्होंने ईशा और सूरज का हाथ पकड़कर उन्हें साथ खड़ा कर दिया और अचानक सलाम ठोक दिया। सब हैरान रह गए। इसके बाद मिश्रा जी ने एक फाइल और एक कैप ईशा के हाथ में रख दी। बधाई हो मैडम आईपीएस। पूरा परिवार चौंक गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें ईशा पर टिक गईं। सूरज को यकीन ही नहीं हुआ। आईपीएस? उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। ईशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सूरज ने पूछा, ये कब हुआ? ईशा धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने आईपीएस कैप सूरज के पैरों में रख दी। फिर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सूरज और ज्यादा हैरान हो गया। तब ईशा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि जब वो सूरज के साथ सेक्रेटरी की नौकरी कर रही थी, तभी उसने एक सपना देखा था। सपना आईपीएस बनने का। वह चाहती थी कि जिस तरह सूरज ने आईएएस बनकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया, उसी तरह वह भी एक अधिकारी बनकर सूरज का सिर गर्व से ऊंचा करे। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई, कई बार भूखी रहकर मेहनत, कई बार पूरी रात जागकर तैयारी, और सबसे बड़ी बात, सूरज से सीखे हुए जीवन के सबक। ईशा ने कहा, तुम्हें शायद पता भी नहीं, लेकिन तुमने मुझे हर दिन कुछ न कुछ सिखाया। सूरज की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी किसी की जिंदगी इतनी बदल सकती है। ईशा ने आगे कहा, आज रिजल्ट आ गया है, मैं आईपीएस बन गई हूँ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बुआ जी ने उसे गले लगा लिया। ताइमा रोने लगी। मिश्रा जी खुशी में नाचने लगे। लेकिन इस खुशी के बीच एक नया सवाल पैदा हो चुका था। आईपीएस बनने के बाद ईशा को 1 साल की ट्रेनिंग पर जाना होगा और सूरज को अपने जिले की जिम्मेदारी संभालनी होगी। क्या प्यार इन दूरियों को सह पाएगा? यही सवाल अब दोनों के दिल में था। आईपीएस बनने की खबर के बाद पूरा परिवार जश्न मना रहा था, लेकिन सूरज और ईशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों जानते थे कि अब रास्ते अलग होने वाले हैं। रात को घर की छत पर दोनों अकेले बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। चांदनी रात थी और हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज ने ईशा की तरफ देखा। 1 साल बहुत लंबा होता है। ईशा मुस्कुराई। सपने भी तो छोटे नहीं होते। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सूरज बोला, अगर तुम चाहो तो ट्रेनिंग छोड़ सकती हो। ईशा तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। सूरज मुस्कुराया, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ईशा हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह दूरी आसान नहीं होगी। उसी समय सूरज ने जमीन पर रखी आईपीएस कैप उठाई, धीरे से ईशा के सिर पर रख दी और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की जीत है। ईशा भावुक हो गई। उसने कहा, जब मैं वर्दी पहनकर लौटूंगी तब सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगी। सूरज ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। दोनों हंस पड़े। लेकिन किस्मत फिर एक नया मोड़ तैयार कर रही थी। उसी रात शहर से एक फोन आया। फोन सुनते ही सूरज का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और अगले ही पल उसकी आंखों में चिंता दिखाई देने लगी, क्योंकि खबर बेहद खतरनाक थी। अगली सुबह तक पूरे परिवार को खबर मिल चुकी थी। सूरज के पिता गायब थे। शुरुआत में सभी को लगा कि शायद वह किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आई। उनका अपहरण हो चुका था। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच गया। ईशा की खुशी पल भर में चिंता में बदल गई। सूरज के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता जैसे नेक इंसान के साथ कोई ऐसा कर सकता है। जांच शुरू हुई। तब पता चला कि सूरज के पिता गांव की सरकारी जमीन पर स्कूल बनवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वह चाहते थे कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन कुछ भूमाफिया उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। कई महीनों से विवाद चल रहा था और अब मामला अपहरण तक पहुंच चुका था। ईशा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हालांकि उसकी ट्रेनिंग अभी बाकी थी, लेकिन उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके जांच तेज करवाई। उधर सूरज अपने पिता को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर चुका था। हर गुजरते घंटे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली।
पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने सूरज के पिता को शहर से दूर एक पुराने गोदाम में रखा है। पुलिस ने तुरंत टीम तैयार की। सूरज भी उनके साथ जाने पर अड़ गया। रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया गया। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तैयार थी। कुछ मिनटों की मुठभेड़ के बाद कई गुंडे पकड़े गए और आखिरकार सूरज के पिता सुरक्षित मिल गए। सूरज दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पकड़े गए गुंडों ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर ईशा और सूरज दोनों के होश उड़ गए। गोदाम में हुए ऑपरेशन के बाद सूरज के पिता को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद था। बुआ जी लगातार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। ताई माँ सूरज के पिता के सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ईशा और सूरज के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में एक ऐसा खुलासा हुआ था जिसने पूरे मामले को और खतरनाक बना दिया था। पकड़े गए गुंडों में से एक आखिरकार टूट गया। उसने बताया कि उन्हें सिर्फ पैसे देकर काम कराया गया था। असल योजना किसी और की थी। जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उसने एक नाम लिया, आकाश के पिता। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज की मुट्ठियां भीज गईं। चीज उसे तुरंत याद आ गया कि कैसे आकाश और उसका परिवार हमेशा किसी न किसी तरीके से उनके खिलाफ साजिश रचते रहे थे। लेकिन इस बार मामला सिर्फ दुश्मनी का नहीं था, ये उसके पिता की जान लेने की कोशिश थी। ईशा ने तुरंत पुलिस अधिकारियों से बात की। जांच तेज कर दी गई। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। बैंक खातों की जांच हुई और धीरे धीरे सबूतों की लंबी श्रृंखला सामने आने लगी। पता चला कि अपहरण से कुछ दिन पहले कई संदिग्ध खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी और उन खातों का संबंध सीधे आकाश के पिता के लोगों से था। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उधर जेल में बैठा आकाश यह खबर सुनकर बुरी तरह परेशान हो गया। उसे पता चला कि ईशा आईपीएस बन चुकी है। वह अंदर ही अंदर जलने लगा। जिस लड़की को कभी वह कमजोर समझता था, आज वही कानून की ताकत बन चुकी थी। आकाश को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। लेकिन उसके पिता अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि पैसा और प्रभाव उन्हें बचा लेगा। दूसरी तरफ अस्पताल में सूरज के पिता ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि अपहरण के दौरान गुंडे सिर्फ स्कूल की जमीन की बात नहीं कर रहे थे, वे बार बार सूरज का नाम भी ले रहे थे। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अगला निशाना सूरज खुद था। ये सुनते ही ईशा सतर्क हो गई। अब मामला सिर्फ परिवार का नहीं था, ये एक बड़ी साजिश बन चुका था। और इस साजिश को खत्म करने के लिए ईशा ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले दिनों में पूरी कहानी बदलने वाला था। अस्पताल से लौटते ही ईशा ने खुद को भावनाओं से अलग कर लिया। वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ बहू या पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक भावी आईपीएस अधिकारी की तरह सोचना होगा। उसने पूरी केस फाइल अपने सामने रखी। हर कॉल रिकॉर्ड, हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर संदिग्ध बयान। रात भर वह एक एक कड़ी जोड़ती रही। सुबह होते होते तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। आकाश के पिता सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, वे स्कूल बनने से रोकना चाहते थे, क्योंकि स्कूल बनने के बाद उनका अवैध कारोबार खत्म हो सकता था। इसी दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। एक गोपनीय मुखबिर ने बताया कि अपहरण में शामिल कुछ लोग शहर के बाहर एक फार्म हाउस में छिपे हुए हैं। ईशा ने तुरंत सूचना पुलिस तक पहुंचाई। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। रात के अंधेरे में पुलिस की कई गाड़ियां फार्म हाउस की तरफ बढ़ी। चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई। अंदर मौजूद अपराधियों को अंदाजा भी नहीं था कि कानून उनके इतने करीब पहुंच चुका है। जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ ने हथियार निकाल लिए, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। कुछ ही देर में सभी अपराधी पकड़ लिए गए। उनमें से 2 लोग वही थे जिन्होंने सूरज के पिता को अगवा किया था। पूछताछ में उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने स्वीकार किया कि अपहरण का मकसद सिर्फ डराना नहीं था, जरूरत पड़ने पर हत्या करने की भी योजना बनाई गई थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। अब मामला और गंभीर हो गया। उधर गांव में इस कार्रवाई की खबर फैल गई। लोग ईशा की तारीफ करने लगे। जो लोग कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे, आज वही उसकी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। बुआ जी गर्व से कहती फिर रही थी, यह हमारी बहू नहीं, हमारी शान है। सूरज भी ईशा को नए नजरिए से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की को उसने हमेशा सहारा दिया, आज वही उसके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में एक और बड़ा नाम लिया। ऐसा नाम जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों तक के होश उड़ गए। इस खेल में सिर्फ आकाश के पिता ही शामिल नहीं थे, उनके पीछे पूरा गिरोह काम कर रहा था और उस गिरोह का सरगना अभी भी आजाद घूम रहा था। क्या होगा जब एक साजिश खत्म होते ही दूसरी, उससे भी बड़ी साजिश सामने आ जाए? गिरफ्तार अपराधियों से मिली जानकारी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस को पता चला कि स्कूल वाली जमीन पर नजर सिर्फ आकाश के पिता की नहीं थी, उनके पीछे शहर का एक बड़ा भू माफिया गिरोह भी सक्रिय था। इस गिरोह का सरगना वर्षों से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके करोड़ों कमाता आया था।
और अब उसकी नजर गांव की उसी जमीन पर थी जहां सूरज के पिता स्कूल बनवाना चाहते थे। जब ये खबर सूरज तक पहुंची तो उसका गुस्सा बढ़ गया, लेकिन ईशा ने उसे शांत रहने को कहा। अब ये लड़ाई कानून लड़ेगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उधर भू माफिया सरगना को भी खबर मिल चुकी थी कि उसके कई आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। वह बुरी तरह बौखला गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण परिवार नहीं है। एक तरफ आईएएस सूरज था, दूसरी तरफ आईपीएस बनने जा रही ईशा, और उनके साथ पूरा गांव खड़ा था। इसी बीच ईशा को ट्रेनिंग के लिए आधिकारिक बुलावा आ गया। सिर्फ कुछ दिनों बाद उसे 1 साल की ट्रेनिंग पर जाना था। पूरा परिवार खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि ईशा का सपना पूरा हो रहा था, उदास इसलिए कि वह लंबे समय तक उनसे दूर रहने वाली थी। ट्रेनिंग पर जाने से पहले गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। गांव के बुजुर्गों ने ईशा को आशीर्वाद दिया, बच्चों ने फूलों की वर्षा की, और सूरज के पिता ने भावुक होकर कहा, जब हमारा स्कूल बनेगा तब हर बच्चा तुम्हें अपनी प्रेरणा मानेगा। ईशा की आंखें नम हो गई। लेकिन उसी रात एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि भू माफिया गिरोह स्कूल निर्माण शुरू होने से पहले कोई बड़ा हमला कर सकता है। उनका उद्देश्य साफ था, डर पैदा करो, लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करो और जमीन पर कब्जा कर लो। सूरज ने सुरक्षा बढ़ा दी। गांव में पुलिस की निगरानी शुरू हो गई, लेकिन दुश्मन भी चालाक था। उसे पता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने परिवार को तोड़ने की योजना बनाई। उधर ईशा के ट्रेनिंग पर जाने का दिन भी नजदीक आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ सूरज और ईशा के लिए जुदाई मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके सपनों की कीमत यही है। ट्रेनिंग पर रवाना होने से एक रात पहले सूरज और ईशा गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। दोनों ने साथ बैठकर भविष्य की बातें की, सपनों की बातें की, और एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वे कभी हार नहीं मानेंगे। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी खबर आने वाली है जो उनके इस वादे की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। क्या प्यार दूरियों की परीक्षा पास कर सकता है जब दुश्मन हर कदम पर जाल बिछा रहे हों? सुबह का समय था। पूरा परिवार घर के आंगन में खड़ा था। आज वह दिन था जिसका ईशा ने वर्षों तक इंतजार किया था। आईपीएस ट्रेनिंग के लिए उसे शहर छोड़ना था। बुआ जी की आंखें नम थी। ताई माँ बार बार उसे गले लगा रही थी। छुटकी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चुप सूरज था। वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर उसके दिल में तूफान चल रहा था। ईशा उसके सामने आई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईशा बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं रहेगा। सूरज हल्का सा मुस्कुराया, और मेरा दिल तुम्हारे साथ जाएगा। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसू किसी को दिखने नहीं दिए। ईशा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकलने लगी। सूरज तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उससे पहली बार एहसास हुआ कि 1 साल कितना लंबा समय होता है। उधर ट्रेनिंग अकादमी पहुंचते ही ईशा की नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 4 बजे की परेड, कठिन शारीरिक अभ्यास, कानून और अपराध विज्ञान की क्लासें, दिन रात की कड़ी मेहनत। कई प्रशिक्षु शुरुआत में ही टूटने लगे, लेकिन ईशा का लक्ष्य साफ था। वह सिर्फ आईपीएस बनना नहीं चाहती थी, वह ऐसी अधिकारी बनना चाहती थी जिस पर पूरा देश गर्व करे। इधर गांव में सूरज स्कूल निर्माण के काम में जुट गया। उसके पिता की वर्षों पुरानी इच्छा अब हकीकत बनने के करीब थी, लेकिन दुश्मन अभी भी हार नहीं माने थे। भूमाफिया गिरोह का सरगना लगातार नई योजनाएं बना रहा था। एक रात उसके आदमियों ने निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ की कोशिश की। मशीनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव वालों की सतर्कता से योजना नाकाम हो गई। अब गांव के लोग खुद रात रात भर पहरा देने लगे। सूरज को देखकर हर किसी का हौसला बढ़ जाता। उधर ईशा ट्रेनिंग के दौरान भी हर शाम सूरज को फोन करती। दोनों अपनी अपनी चुनौतियां साझा करते, कभी हंसते, कभी भावुक हो जाते, लेकिन हर बातचीत के अंत में एक ही वादा दोहराते, हम हार नहीं मानेंगे। इसी बीच आकाश के पिता के खिलाफ मुकदमा तेजी से आगे बढ़ने लगा। सबूत इतने मजबूत थे कि उनके बच निकलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। ये देखकर भूमाफिया गिरोह का सरगना बुरी तरह घबरा गया। उसे लगने लगा कि अगर सूरज और ईशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और तभी उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सूरज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को गांव भेजा। एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर था। उसे आदेश मिला, सूरज का भरोसा जीतो और सही समय आने पर उसकी दुनिया तबाह कर दो। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था, और इस बार हमला सामने से नहीं बल्कि विश्वास के पीछे छिपकर होने वाला था। महीने बीतते गए। ईशा की ट्रेनिंग लगातार आगे बढ़ती रही। हर नई परीक्षा में वह खुद को साबित करती गई। कभी कठिन फिजिकल टेस्ट, कभी निशानेबाजी की प्रतियोगिता, कभी संकट प्रबंधन की चुनौती। हर बार ईशा ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक सच्ची नेता बनने की क्षमता रखती है। अकादमी में उसके प्रशिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ गांव में स्कूल का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा था। सूरज के पिता रोज निर्माण स्थल पर जाते। बच्चे उत्साह से स्कूल की इमारत को बढ़ते हुए देखते। गांव वालों को लगने लगा कि उनका सपना अब सच होने वाला है। लेकिन इसी दौरान सूरज के आसपास एक नया चेहरा दिखाई देने लगा। उसका नाम विक्रम था। वह खुद को समाज सेवी बताता था, गांव के कामों में मदद करता, स्कूल निर्माण के लिए दान देता, और धीरे धीरे सूरज का विश्वास जीतने लगा। किसी को नहीं पता था कि वही भूमाफिया का भेजा हुआ आदमी था।
वह हर दिन सूरज की गतिविधियों की जानकारी अपने मालिक तक पहुंचा रहा था। उधर ईशा की ट्रेनिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। पासिंग आउट परेड की तारीख घोषित हो गई। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बुआ जी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। ताई माँ ने गरीबों को खाना खिलाया और सूरज के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही हफ्तों बाद वो दिन आ गया। भव्य परेड मैदान में सैकड़ों प्रशिक्षु अधिकारी खड़े थे। सबने चमचमाती वर्दी पहन रखी थी। बैंड की धुन बज रही थी। चारों तरफ अनुशासन और गर्व का माहौल था। दर्शक दीर्घा में सूरज और पूरा परिवार मौजूद था। जैसे ही ईशा वर्दी में मैदान पर आई, सभी की आंखें उसी पर टिक गईं। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह दिन याद आ गया जब गांव में लोग ईशा के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे और आज वही लड़की पूरे सम्मान के साथ आईपीएस अधिकारी बनकर खड़ी थी। परेड खत्म हुई। अधिकारियों ने शपथ ली और आखिरकार ईशा को आधिकारिक रूप से आईपीएस का बैज सौंप दिया गया। पूरा परिवार खुशी से भर उठा। समारोह के बाद ईशा सीधे सूरज के पास आई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईशा मुस्कुराई। याद है, मैंने कहा था कि वर्दी पहनकर लौटूंगी तो सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगी। अगले ही पल उसने सूरज को सैल्यूट किया। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब में कहा, और मैंने कहा था कि तब तुम्हें गले लगाऊंगा। पूरा परिवार मुस्कुराने लगा। वर्षों का संघर्ष जैसे उस एक पल में सफल हो गया। लेकिन उसी समय ईशा के फोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। सूरज ने पूछा, क्या हुआ? ईशा ने गंभीर स्वर में कहा, भू माफिया गिरोह के खिलाफ नई जानकारी मिली है और इसमें विक्रम का नाम सामने आया है। सूरज स्तब्ध रह गया। जिस आदमी को वह अपना शुभचिंतक समझ रहा था, वही दुश्मनों का मोहरा निकला। अब लड़ाई का अंतिम चरण शुरू होने वाला था। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ अपराध का साम्राज्य। एक तरफ आईपीएस ईशा और आईएएस सूरज, दूसरी तरफ वे लोग जो गांव के भविष्य को बर्बाद करना चाहते थे। स्कूल लगभग बन चुका था, पर असली जंग अभी बाकी थी और यही जंग तय करेगी कि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा का उजाला देखेंगी या अपराध का अंधेरा। पर टिक गई। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह दिन याद आ गया जब गांव में लोग ईशा के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे और आज वही लड़की पूरे सम्मान के साथ आईपीएस अधिकारी बनकर खड़ी थी। परेड खत्म हुई। अधिकारियों ने शपथ ली और आखिरकार ईशा को आधिकारिक रूप से आईपीएस का बैज सौंप दिया गया। पूरा परिवार खुशी से भर उठा। समारोह के बाद ईशा सीधे सूरज के पास आई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईशा मुस्कुराई। याद है, मैंने कहा था कि वर्दी पहनकर लौटूंगी तो सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगी। अगले ही पल उसने सूरज को सैल्यूट किया। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब में कहा, और मैंने कहा था कि तब तुम्हें गले लगाऊंगा। पूरा परिवार मुस्कुराने लगा। वर्षों का संघर्ष जैसे उस एक पल में सफल हो गया। लेकिन उसी समय ईशा के फोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसके चेहरे